हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरे अप्रैल महीने की जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने पूरे अप्रैल महीने से 120 सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा है जो कि आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं। अप्रैल महीने के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जहां से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कवर करेंगे। और क्योंकि ये पूरे महीने की कंप्लीट वीडियो है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है, फिर आप अप्रैल महीने से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से और कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको अपॉइंट कर दिया गया है। तो भारत का जो नीति आयोग है जो कि एक थिंक टैंक है और इसको योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। इसके जो उपाध्यक्ष बने हैं हाल ही में, इनका नाम है डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी से पहले राजीव कुमार, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह ले ली है डॉक्टर सुमन बेरी ने। तो ऐसे ही आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है। ऐसे ही मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किसने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। तो जो सोशल मीडिया कंपनी है ट्विटर, इसको हाल ही में जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं यानी कि एलोन मस्क, इन्होंने 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 अप्रैल को द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन किसने किया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का हाल ही में आयोजन किया गया, जो कि इसका सेकेंड एडिशन था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो याद रखिए इसका आयोजन किया गया था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। यहाँ पर जो जैन यूनिवर्सिटी है यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किया था भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर अन्य ऑप्शंस में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया था। साथ ही आपको एक बात यह भी बता दूं, अब क्योंकि ये समाप्त हो चुका है, तो इसमें पदक तालिका में जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी वो जैन यूनिवर्सिटी ही थी जहां पर इसका आयोजन किया गया था। तो इस तरीके से ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है। यानी कि आपको बताना है उस जिले का नाम जहां पर हर एक गांव के अंदर लाइब्रेरी है। तो ऐसा भारत का पहला जिला बन गया है झारखंड का जामताड़ा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और दुनिया भर में जो भी चीजें साल 2022 में पहली बार हुई हैं उन पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। 14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर हाल ही में एक म्यूजियम बनाया गया है। और ये म्यूजियम कहाँ पर है? ये म्यूजियम बनाया गया है 3 मूर्ति स्टेट नई दिल्ली के अंदर। इसका उद्घाटन किया हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है कि इस प्रधानमंत्री संग्रहालय को बनाने में 271 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किस भुगतान कंपनी को प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बनाया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम ये जो बनाया गया है इसके लिए ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर बन गया है पेटीएम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि वरुण नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है। अब इस बार इसका 20वां संस्करण हुआ है, तो कहां पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है अरब सागर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश करने के लिए IPO लॉन्च किया है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि जो LIC है, जो कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, इसमें भारत सरकार ने अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। और इसीलिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च किया गया है, क्योंकि इसके जरिए भारत सरकार LIC में अपनी
5% हिस्सेदारी बेच करके 21,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। 21,000 करोड़ रुपए ये 3.5% हिस्सेदारी बेच करके केंद्र सरकार जुटाएगी। LIC की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर और इसके जो आज के समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है MR कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से वेजिटेबल प्रोडक्शन के मामले में भारत का जो नंबर 1 राज्य है ये है उत्तर प्रदेश। शो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपसे पूछा जाए कि फल उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है तो फ्रूट्स के प्रोडक्शन में नंबर 1 राज्य है आंध्र प्रदेश। शेर बहादुर देवबा जो कि 1 से लेकर के 3 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर थे वो कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो शेर बहादुर देवबा जिनको यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे और ये नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। शो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2021 में नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये इनकी भारत की पहली यात्रा है। साथ ही आपको बता दूं कि इनकी इस यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच में टोटल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा नेपाल कंट्री के अंदर रुपे कार्ड को भी लॉन्च कर दिया गया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इनकी इस यात्रा के दौरान और भी चीजें हुई हैं जो कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। फिर अगला सवाल देखते हैं। 19 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि पिछले मंथ्स की वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो पारंपरिक औषधि यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जो दुनिया का पहला वैश्विक केंद्र बनने वाला है ये बनेगा भारत के अंदर। भारत में कहाँ पर? तो गुजरात का जामनगर जो जिला है यहाँ पर यह बनाया जाएगा और इसी की हाल ही में आधारशिला रखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसकी आधारशिला रखी गई तो उसके कार्यक्रम के दौरान जो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं यानी कि टेड्रोस एधनोम ये भी भारत की यात्रा पर आए थे और उसी समय मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ वो भी भारत की यात्रा पर आए थे। तो इन दोनों लोगों की उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है जामनगर गुजरात में। और एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो सेंटर बनने वाला है ये भारत का जो आयुष मंत्रालय है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO इन दोनों के द्वारा मिल करके इसको विकसित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बन गया है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला जो फर्स्ट हिंदी नॉवेल बना है यह है टॉम्ब ऑफ सैंड। एक्चुअल में इसको पहले हिंदी में लिखा गया था जिसका टाइटल था रेत समाधि और इसको लिखा था एक भारतीय लेखिका ने जिनका नाम है गीतांजलि श्री। तो इन्होंने इसको लिखा था लेकिन हाल ही में इसको अंग्रेजी भाषा में टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में ट्रांसलेट करके यूके में पब्लिश किया गया था और उसी को यहाँ पर इस बार के इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 12 से लेकर के 13 अप्रैल को सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो भारत की नई सहकार नीति पर चर्चा करने के लिए हाल ही में सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन पॉलिसी। तो ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। दोस्तों आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन किया था भारत के जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं यानी कि अमित शाह उन्होंने। आपको पता होगा सन 2021 के अंदर भारत में एक नया मंत्रालय बनाया गया था जिसका नाम था सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और उसके मंत्री कौन बने थे? अमित शाह। अप्रैल 2022 में तमिलनाडु के किस टेबल टेनिस खिलाड़ी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई? तो इसका आंसर करने से पहले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की? यानी कि भारत के अंदर जो नेशनल लेवल की टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है उसका आयोजन इस बार कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन इस बार किया गया है मेघालय राज्य के अंदर। यहाँ की जो राजधानी है शिलोंग वहीं पर इस बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। बेसिकली क्या है कि इसी चैंपियनशिप के अंदर हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु के एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दीनदयालन विश्व। ये इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही सड़क दुर्घटना के अंदर इनकी डेथ हो गई। तो याद रखिएगा ये जो दीनदयालन विश्व हैं ये तमिलनाडु के एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर स्पोर्ट के बारे में है। आपको बताना है कि 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स का आयोजन किस देश के अंदर किया जाएगा?
तो समर डेफ ओलंपिक्स जो होता है ये इसका 24वां संस्करण है, यानी कि इसमें जो डेफ एथलीट्स हैं जो कि सुनने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे एथलीट्स इस गेम के अंदर हिस्सा लेते हैं। इस बार इसका जो 24वां संस्करण हो रहा है इसका आयोजन किया गया है ब्राजील के कैक्सियस डू सुल नाम के एक शहर में। तो यहाँ तो बस सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि इसकी मेजबानी किसने की है। इसकी मेजबानी की है ब्राजील कंट्री ने। आपको बता दूं कि इसमें भारत ने भी अपना दल भेजा है और भारत से टोटल 65 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने के लिए गए हैं और इस तरीके से ये अब तक का इस गेम्स के अंदर भारत का सबसे बड़ा दल है। फिर अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग जिसको शॉर्ट में यूपीएससी बोलते हैं, ये भारत की एक प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसी है। तो इसके अब नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज सोनी। मनोज सोनी से पहले यूपीएससी के अध्यक्ष थे प्रदीप कुमार जोशी, लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं। इनकी जगह ले ली है मनोज सोनी ने। इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल 2022 के महीने में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। तो आप पहले इनको खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले है भारत के विदेश सचिव। भारत के विदेश सचिव नए बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा, जो कि अभी तक नेपाल के अंदर भारत के राजदूत थे, लेकिन अब इनको भारत का विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं मनोज सोनी, जो कि अभी मैंने आपको बताया। भारतीय सेना के नए अध्यक्ष बन चुके हैं मनोज पांडे। आपको पता होगा इससे पहले थे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, लेकिन मनोज मुकुंद नरवाने की अब जगह ले ली है जनरल मनोज पांडे ने। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। आपको पता होगा काफी लंबे समय तक थे राजीव कुमार, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है डॉक्टर सुमन के बेरी ने। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, तो जो नेस्कॉम संस्था है इसके नए चेयरपर्सन बन गए हैं कृष्णन रामानुजम। फिर आखिर में है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं अजय कुमार सूद, और इन्होंने जगह ली है के विजय राघवन का। तो ये थे इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स। इनको आपको एक साथ नोट करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सुरंग को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अटल टनल। अटल टनल जो है इसी को पहले रोहतांग टनल बोलते थे, क्योंकि ये रोहतांग दर्रे के नीचे ही बनाई गई है, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया था अटल टनल। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, और यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। तो ये जो टनल है इसको बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसको चुन लिया गया है। तो इमरान खान जो है वो अब प्रधानमंत्री नहीं है पाकिस्तान के, इनकी जगह ले ली है शहबाज शरीफ ने। तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ, और ये आपको याद रखना है ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी। अब अगला सवाल जो है ये इसी के बारे में है कि पाकिस्तान के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया गया है। तो इससे पहले यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे यानी कि इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री थे, इनको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया और फिर नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। तो ये जो इमरान खान हैं ये पाकिस्तान के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से किस देश को निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है ये दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा और उसको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है और इसके अंदर टोटल 47 मेंबर्स होते हैं। अब ये जो 47 सदस्य होते हैं हर एक मेंबर को 3-3 साल के लिए चुना जाता है। तो क्या है कि इसमें रसिया भी शामिल था, लेकिन रसिया को अब सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है और रूस के जो सैनिक हैं उन्होंने यूक्रेन के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। तो यहाँ पर आंसर होगा रूस। इसके लिए
संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था जिस पर भारत समेत 58 देशों ने वोट नहीं किया था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैगी के कारण इनमें से किस देश के अंदर 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? तो हाल ही में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया जिसका नाम था मैगी। ये स्टॉर्म तो उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसके चलते जो हुआ वो काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि इसके चलते काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन हुआ और यहाँ पर बाढ़ आई। इस सब के चलते फिलीपींस कंट्री के अंदर लगभग 200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फिलीपींस। तो फिलीपींस कंट्री के अंदर ही मैगी नाम का साइक्लोन हाल ही में आया था जिसने लगभग 200 से भी ज़्यादा लोगों की जान ली। फिलीपींस वही कंट्री है जिसने भारत के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया? कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रेसी भी बोला जाता है, तो इसके लिए जो इंटरनेशनल गांधी प्राइज दिया जाता है ये हाल ही में प्रदान किया गया और भारत के जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं उन्होंने विजेताओं के पुरस्कार दिए। इसमें आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत श्रेणी में जो विजेता हैं उनका नाम है डॉक्टर भूषण कुमार, जो कि चंडीगढ़ के हैं, और इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत श्रेणी में चुना गया है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को, जो कि गुजरात के अंदर बेस्ड है। तो बस यही दो नाम आपको याद रखने हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार और संस्थागत श्रेणी में सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? यहाँ पर होगा डॉक्टर भूषण कुमार। निम्न में से किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी का इस साल 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। तो उन्हीं के सम्मान में हाल ही में एक पुरस्कार पहली बार शुरू किया गया है। इस पुरस्कार का नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया है ये दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। निम्न में से कौन सा देश है जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा? अब जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ये 54 कंट्रीज के बीच में खेले जाते हैं। जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के 54 देश हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, जिसमें भारत भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं। अभी 2022 में भी होने वाला है, जिसका आयोजन किया जाएगा ब्रिटेन के बर्मिंघम में। लेकिन उसकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जो नेक्स्ट एडिशन होगा 2026 में, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है विक्टोरिया। तो वहीं पर 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जाएगा। 21 अप्रैल 2022 को गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। उनमें से जो 90वें गुरु थे उनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। तो इन्हीं का हाल ही में 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है 21 अप्रैल 2022 को। आपको बता दूं कि इसके लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था लाल किले में, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया। साथ ही इन्होंने यहां पर गुरु तेग बहादुर जी की इस 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर 400 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया और एक डाक टिकट भी जारी की। तो याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर जी की 400वां प्रकाश पर्व इस बार मनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के हरित प्रभाव की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का पुनर्गठन किया है? तो क्या है कि दिल्ली और देहरादून के बीच में एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि 210 किलोमीटर लंबा होगा। तो इस कॉरिडोर के बनने से पर्यावरण पर कोई नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक समिति बनाई। हालांकि एक समिति पहले से भी ये काम कर रही थी जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बनाया था और उसके अध्यक्ष थे सुखबीर सिंह संधू। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका पुनर्गठन किया है और अब अध्यक्ष बने हैं चंद्र प्रकाश गोयल। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो समिति का पुनर्गठन किया है इसके अध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश गोयल, यानी कि सीपी गोयल। इनमें से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 105वां सदस्य देश बन गया है? मैंने आपको बताया था कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, वो भारत की यात्रा पर आए थे। तो उसी दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर भी किए और इस तरीके से इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला जो नेपाल है वो 105वां कंट्री बन गया है। जिन लेटेस्ट कंट्रीज ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन किया है इनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि 100वां कंट्री था इजराइल, 101वां था अमेरिका, ऐसे ही 105वां कंट्री बना है नेपाल। भारत के पहले
पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर के अंदर किया गया, जिसको GIZ नाम की एक कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है? तो भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बनाया है जर्मन कंपनी GIZ ने, और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया भारत के गुजरात राज्य की राजधानी यानी कि गांधीनगर में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम को कोई एक अकेला व्यक्ति भी कहीं भी आसानी से इंस्टॉल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की अनाउंसमेंट की है? तो BRO, जिसके बारे में आपको पता होगा, इसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नाम के मुताबिक ये बॉर्डर एरियाज में सड़कें बनाता है, साथ ही में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ये सड़क निर्माण का काम करता है। तो इसने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए। तो ये सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंकुला दर्रा। इस सुरंग के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जो सुरंग होगी ये 16,580 फुट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी। इसको BRO के प्रोजेक्ट योजक के तहत 2025 तक बनाकर तैयार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि ये लाहौल को जंस्कार घाटी से जोड़ेगी। लाहौल है हिमाचल प्रदेश के अंदर और जंस्कार घाटी है लद्दाख के अंदर, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये सिंकुला दर्रे के नीचे बनाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि इनमें से किस प्रसिद्ध असमिया कवि को गुवाहाटी के अंदर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर साल 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये कैसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये दिया गया है मशहूर असमिया कवि नीलमणि फुकन को। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है और सबसे पहली बार यह दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। सबसे लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो 2021 में दिया गया है 56वां नीलमणि फुकन को, और 2022 का भी अनाउंस कर दिया गया है जो कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, और ये दिया जाएगा कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को। तो इतना आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो क्वेश्चन से एक चीज तो क्लियर है कि 2023 के अंदर पुरुषों का जो हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है ये भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो भारत में ये कहाँ पर होगा? भारत में आयोजित किया जाएगा ओडिशा राज्य के अंदर। इसके लिए ओडिशा राज्य में 2 शहरों का चुनाव किया गया है, एक तो है राउरकेला और दूसरा है भुवनेश्वर, जो कि यहाँ की राजधानी है। तो राउरकेला और भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। इनमें से किस राज्य की सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की अनाउंसमेंट की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि राज्य के अंदर पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना का मेन मकसद है कि उत्तराखंड राज्य के जो लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उनके पलायन को रोकना, तो वो उत्तराखंड में ही बने रहें। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की अनाउंसमेंट की है। इसके जरिए जो उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर पूर्व सैनिकों और युवाओं को बसने में उनकी मदद की जाएगी। तो ये चीज याद रखिएगा, उत्तराखंड सरकार ने इसको शुरू किया है। 11 अप्रैल को चौथी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस शहर के अंदर आयोजित की गई? तो भारत और अमेरिका के बीच में जो 2+2 डायलॉग होती है, हाल ही में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया। इस बार ये कहाँ पर हुई है? इस बार इसका आयोजन किया गया है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। क्योंकि ये 2+2 डायलॉग है तो इसमें टोटल 4 लोग हिस्सा लेते हैं, 2 लोग भारत की तरफ से और 2 लोग अमेरिका से। यहाँ पर दोनों कंट्रीज के जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं उन्होंने हिस्सा लिया, जैसे कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। तो इन्हीं 4 लीडर्स के बीच में हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 डायलॉग का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस बारे में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर लॉन्च की गई पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है राजेश तलवार ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी कि इसमें भीमराव अंबेडकर के बचपन से लेकर के देश का पहला कानून मंत्री बनने तक का सफर बताया गया है। तो याद रखिएगा, इसको लिखा है राजेश तलवार ने। हाल ही में किस भारतीय शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है ये ऐसे शहरों को घोषित किया जाता है जिन्होंने अपने शहर के अंदर वहां पर पेड़ों को बचाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, यानी कि शहर को हरा भरा बनाए रखने में योगदान दिया है। तो ऐसे शहरों को ये अवार्ड मिलता है। 2021 के लिए भारत के 2 शहरों को चुना गया है, एक तो है मुंबई, दूसरा है हैदराबाद। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। वर्ष 2022 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है? तो ये संभावित सूची होती है जो कि यूनेस्को के द्वारा तैयार की जाती है। अभी के समय भारत के टोटल 49 ऐसे साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट के अंदर रखा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 2022 के लिए टोटल 3 स्थलों को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन 3 स्थलों को शामिल किया गया है उनमें से एक है महाराष्ट्र के जियोग्लिफ्स ऑफ कोंकण रीजन ऑफ इंडिया। तो चट्टानों के ऊपर जो इस तरीके से कलाकृतियां बनी हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। दूसरा जिंकिंग जेरी। जिंकिंग जेरी जो है ये इसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है। ये मेघालय राज्य के अंदर जो लिविंग रूट ब्रिज हैं उनको शामिल किया गया है। और तीसरा है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित श्री वीरभद्र टेम्पल एंड मोनोलिथिक बुल, यानी कि नंदी, जो कि आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित है। तो इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का वो पहला कंट्री जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए हैं, ये कंट्री है इक्वाडोर, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इनमें से किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में महिलाओं का जूनियर लेवल का हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया। यहाँ पर आपसे 2 चीजें पूछ सकते हैं, एक तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया और दूसरा इसको जीता किसने है। इसका आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। यहाँ पर आपको 2021 से कंफ्यूज नहीं होना है, एक्चुअल में 2021 में ही हो रहा था, लेकिन कोविड-19 के चलते ये अभी इसका आयोजन किया गया है। और अगर आपसे पूछें कि इसको जीता किसने है, तो इसको जीता है नीदरलैंड की टीम ने। यहाँ पर नीदरलैंड ने फाइनल में जर्मनी को हरा करके इस बार FIH जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। प्रथम शेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया? ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार शेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया ए सेमीकंडक्टर नेशन। और इस पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। यूक्रेन ने इनमें से किस मिसाइल से हमला करके काला सागर में तैनात रूसी बेड़े के प्रमुख पोत मॉस्कोवा को डुबा दिया है? तो मॉस्कोवा जो है ये रूस का एक जहाज है जिसको ब्लैक सी यानी कि काला सागर के अंदर रूस ने तैनात किया था, और ब्लैक सी में तैनात ये रूस का सबसे मेन शिप था। लेकिन हाल ही में यूक्रेन ने इस पर मिसाइल हमला करके इसको काला सागर में ही डुबा दिया है। तो जिस मिसाइल से हमला किया था यूक्रेन ने, इस मिसाइल का नाम है R360 नेपच्यून मिसाइल। ये एक एंटी शिप मिसाइल है, तो इसी का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूस के मॉस्कोवा जहाज को समुद्र में डुबा दिया है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर के किस जिले का दौरा किया था? तो अगर आपने हमारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी होंगी तो आप बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो पंचायती राज दिवस होता है ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का जो पंचायती राज दिवस समारोह है ये जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आयोजित किया गया था। तो इसी में हिस्सा लेने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने सांबा जिले में पल्ली ग्राम पंचायत का दौरा किया, और यहीं से इन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। इसके बाद PM नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब यहाँ पर जो PM नरेंद्र मोदी ने कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, इनमें से जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें से एक महत्वपूर्ण है बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग।
तो एक रोड टनल बनाई गई है बनिहाल से लेकर के काजीगुंड तक, जिसकी टोटल लंबाई है 8.45 किलोमीटर। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला है, इस जिले के अंदर चीनाब नदी के ऊपर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से एक है रतले जल विद्युत परियोजना और दूसरी का नाम है क्वार जल विद्युत परियोजना। जो रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसकी टोटल क्षमता होगी 850 मेगावाट, जबकि जो क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा इसकी क्षमता होगी 540 मेगावाट। ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चीनाब नदी के ऊपर स्थापित किए जाएंगे। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है? तो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? ये है पल्ली ग्राम पंचायत जम्मू कश्मीर में, जो कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 किलोवाट के एक सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है और इसी पावर प्लांट के जरिए पल्ली ग्राम पंचायत में ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया जाता है। तो इस तरीके से जो पल्ली ग्राम पंचायत है, ये देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है। इनमें से कौन से राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2022 के कैटेगरी 1 का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार जो है, ये हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। तो साल 2022 के लिए कर्नाटक राज्य को फर्स्ट प्राइज मिला है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस मंत्रालय ने मंदिर 360 नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है? मंदिर 360 नाम की जो वेबसाइट है, इसको लॉन्च किया है भारत के संस्कृति मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, जिसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। ये जो वेबसाइट है, इसके आप नाम से समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो भी तीर्थ स्थल हैं, उनकी लाइव कवरेज इस वेबसाइट के ऊपर दिखाई जाएगी। तो इसको लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। 4 अप्रैल को किस राज्य के अंदर 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया? इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर एक साथ 13 नए जिले बने हैं? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इससे पहले टोटल 13 जिले थे और 13 और नए जिले बना दिए गए हैं, यानी कि अब टोटल 26 जिले हो चुके हैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहले 13 जिले थे उनको दिखाया गया है और अभी जो 13 ऐड होकर टोटल 26 जिले हो चुके हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसी में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि 4 अप्रैल को 13 नए जिलों के जुड़ने के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर अब कितने जिले हो चुके हैं? तो आंध्र प्रदेश में 13 तो पहले से ही थे, 13 और जुड़ गए हैं, तो टोटल हो गए हैं 26 जिले। 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है, ये एक आपसी संवाद कार्यक्रम है जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने सन 2018 में शुरू किया था। इसके अंतर्गत भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वो छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने के लिए उनसे बातचीत करते हैं। तो इस बार इसका जो 5th एडिशन हुआ है, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, ये एक कविता संग्रह है। इसके लिए किस लेखक को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? सरस्वती सम्मान जो है, ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये एक साहित्यिक पुरस्कार है। तो जिस लेखक को इस बार दिया गया है 2021 के लिए, इनका नाम है रामदरस मिश्रा। इनको इनके कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2021 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये 31वां सरस्वती सम्मान है। इनमें से कौन सा देश 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी करेगा? तो विश्व लेखाकार सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, इसका आयोजन हर 4 साल में एक बार किया जाता है और ये पहली बार भारत में होने वाला है सन 2022 में। तो ये कहाँ पर होगा? यहाँ पर आप इसके लोगों में देख सकते हैं 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022। ये 18 से लेकर के 21 नवंबर तक मुंबई के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो मुंबई में आपको बताएं जो जियो वर्ल्ड सेंटर है, जिसको रिलायंस ने स्थापित किया है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। सो आंसर होगा भारत। इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो कांस नाम की एक जगह है जो कि है फ्रांस में, और यहीं पर हर साल कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका जो 75वां एडिशन होने वाला है, इसके लिए ज्यूरी मेंबर के रूप में एक भारत की एक्ट्रेस को चुना गया है जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
यानी कि इस बार कांस फिल्म समारोह के अंदर जो पुरस्कार दिए जाएंगे उसमें दीपिका पादुकोण भी अवार्ड का चयन करने में अपना योगदान देंगी। स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी का नाम आपको बताना है, जिसको 20 अप्रैल को मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया। स्कॉर्पियन श्रेणी जो है इसको कलवरी क्लास सबमरीन भी कहा जाता है और इसके अंदर भारत जो है ये फ्रांस की हेल्प से टोटल 6 सबमरीन बना रहा है। इन सभी सबमरीन को बनाने का काम दिया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, जो कि मुंबई के अंदर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 6 सबमरीन बनाई जानी है उनमें से 4 तो पहले ही कमीशन हो चुकी हैं और जो अन्य 2 हैं इनको अभी के लिए लॉन्च किया गया है, फिर बाद में इनको भी कमीशन किया जाएगा। तो इसी सीरीज के अंदर जो छठी और आखिरी पनडुब्बी है यानी कि INS वाकशीर, इसको हाल ही में 20 अप्रैल को लॉन्च कर दिया गया है। अभी इसके सी ट्रायल्स होंगे और फिर बाद में इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। तो छठी पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वाकशीर। 4 अप्रैल को इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने प्रसारकों के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया? तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए हाल ही में भारत के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं यानी कि अनुराग ठाकुर, इन्होंने एक पोर्टल का शुभारंभ किया है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल यानी कि प्रसारण सेवा पोर्टल। तो इसके जरिए जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको अगर कोई लाइसेंस लेना हो या फिर कोई परमिशन लेनी हो तो उसके लिए जो आवेदन करना पड़ता है उसकी प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ी से किया जा सकता है। तो इसीलिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दुनिया का पहला जो क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको लॉन्च किया है नेक्सो और मास्टर कार्ड ने मिल करके। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेक्सो और मास्टर कार्ड। भारत की पहली स्टील सड़क किस राज्य के अंदर बनाई गई है? तो देश की पहली स्टील रोड बनाई गई है भारत के गुजरात राज्य में। गुजरात में जो सूरत शहर है यहीं पर देश की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। यहाँ पर स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि स्टील प्लांट से जो अपशिष्ट निकलता है जिसको बोलते हैं स्टील स्लैग, उसका इस्तेमाल करके देश की पहली स्टील रोड बनाई गई है। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत के अभी तक विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रिंगला, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है विनय मोहन क्वात्रा ने। तो विनय मोहन क्वात्रा जो हैं ये भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं। 20 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधीनगर, गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 हुआ है, इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के जो महानिदेशक हैं यानी कि टेड्रोस एधनोम, उनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। ये जो सम्मेलन है ये भारत के आयुष क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। 20 अप्रैल को इनमें से किस कंट्री ने शर्मट अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ पर आप जो मिसाइल देख पा रहे हैं इसका नाम है RS-28 शर्मट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर भी इसको फायर किया जा सकता है। तो ये जो मिसाइल है ये किस कंट्री की मिसाइल है? ये है रसिया की। तो हाल ही में रशिया ने इसका सफल परीक्षण किया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किस पत्रकार ने जीता है? चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये भारत की महिला मीडिया कर्मियों को दिया जाता है। तो साल 2021 के लिए एक मुंबई की पत्रकार को दिया गया है जिनका नाम है आरिफा जौहरी। आरिफा जौहरी ये scroll.in के लिए काम करती हैं। डेनिश ओपन 2022 स्विमिंग प्रतियोगिता में किस भारतीय तैराक ने 2 पदक जीते हैं? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। हाल ही में डेनिश ओपन 2022 स्विमिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। अब डेनिश से नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका आयोजन किया गया है डेनमार्क में। तो डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के अंदर आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें भारत के टोटल 4 स्विमर्स को भेजा गया था, यानी कि भारत के 4 तैराक गए थे। उन सभी के नाम और उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो यहाँ पर मैंने लिखी है। जैसे कि साजन प्रकाश, इन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई के अंदर गोल्ड मेडल जीता है।
तनिष जॉर्ज मैथ्यू, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद वेदांत माधवन, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस प्रतियोगिता के अंदर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे वो यही है, वेदांत माधवन, क्योंकि इन्होंने एक तो 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड मेडल 800 मीटर फ्री स्टाइल में और 1500 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर सिल्वर मेडल। साथ ही इनके चर्चा में रहने का एक और महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये मशहूर एक्टर आर माधवन के बेटे हैं, तो इन्होंने स्विमिंग के अंदर एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया वेदांत माधवन। बाकी एक जो अन्य स्विमर गई थी, ये एक महिला तैराक थी, इन्होंने कोई भी मेडल नहीं जीता है। तो या तो आपसे साजन प्रकाश के बारे में पूछा जाएगा या फिर वेदांत माधवन के बारे में। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, पूछा गया है कि किस भारतीय तैराक ने 2 मेडल जीते हैं, तो 2 मेडल तो जीते हैं वेदांत माधवन ने, 800 मीटर के अंदर गोल्ड और 1500 मीटर के अंदर सिल्वर। 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आयोजन किया गया है तमिलनाडु के अंदर, और इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। पहला, पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जीता है तमिलनाडु की टीम ने। और अगर आपसे पूछें कि महिलाओं में किसने जीता है, तो महिलाओं का जो इवेंट हुआ था उसको जीता है रेलवे की टीम ने। तो जो भी आपसे पूछें उसका आंसर करना है। यहाँ पर पुरुषों का पूछा गया है, सो आंसर होगा तमिलनाडु। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वो कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सभी के सभी परिवारों को कवर किया गया है? ये वही जिला है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल महीने के अंदर दौरा किया था, यानी कि जम्मू कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की अनाउंसमेंट की है? तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जो कि अब से हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा? ये राज्य है तमिलनाडु। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, इन्होंने हाल ही में ये अनाउंसमेंट की है। किस राज्य की सरकार ने बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को समथुआ नाल यानी कि समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती होती है वो हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है, और इस साल इनकी 131st यानी कि 131वीं जयंती मनाई गई। और इसी अवसर पर तमिलनाडु की सरकार ने फैसला किया है कि अब से हर साल बी.आर. अम्बेडकर की जो जयंती होती है उसको समानता दिवस के रूप में तमिलनाडु के अंदर मनाया जाएगा। सो आंसर होगा तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु ने 2 नए डेज की शुरुआत की है, एक तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो कि 18 दिसंबर को होगा, और समानता दिवस ये मनाया जाएगा 14 अप्रैल को। हाल ही में सरकार ने पवन हंस लिमिटेड की अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी यानी कि 51% इसकी बिक्री के लिए किस कंपनी की उच्चतम बोली को मंजूरी दे दी है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पवन हंस लिमिटेड है ये नोएडा में बेस्ड एक हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अब इस कंपनी में भारत सरकार की जो अभी के समय हिस्सेदारी है वो है 51%। तो अब सरकार ने फैसला किया है कि सरकार अपनी जो ये टोटल हिस्सेदारी है इसमें 51% इसको किसी प्राइवेट कंपनी को बेचेगी। तो इसके लिए बोली का आयोजन किया गया था, और जो अधिकतम बोली लगाने वाली कंपनी थी ये है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। इसने टोटल 211 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, और अब इसको भारत सरकार ने इसकी बोली को मंजूर कर लिया है। यानी कि भारत सरकार पवन हंस लिमिटेड में अपनी जो हिस्सेदारी है 51% ये स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बेच देगी। विश्व डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली मिश्रित जोड़ी कौन सी बन गई है? तो स्क्वैश के अंदर जो डबल्स चैंपियनशिप होती है वर्ल्ड लेवल पर, इसमें आज तक कभी भी भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो ये पहली बार है जब भारत की जोड़ी ने, यहाँ पर मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, और ये जोड़ी कौन सी है? दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल की जोड़ी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए, ये जो विश्व स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2022 हुई है इसका आयोजन किया गया था स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। इसमें अगर हम भारतीय विजेताओं की बात करें तो भारत ने 2 इवेंट्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। एक तो महिलाओं का जो डबल्स इवेंट हुआ था, और जो मिक्स्ड डबल्स इवेंट हुआ था, इन दोनों में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। महिला वर्ग में ज्योत्सना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल ने जीता है, और मिश्रित वर्ग में सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लिकल की जोड़ी ने जीता है।
तो इस इवेंट के बारे में भी ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत ने पहली बार इसमें गोल्ड मेडल जीता है। आवास विकास और वित्त निगम लिमिटेड यानी कि जो HDFC कंपनी है, इसका इनमें से किस बैंक के अंदर विलय कर दिया जाएगा? तो HDFC जो कंपनी है ये मुंबई के अंदर स्थित है और इसका विलय HDFC बैंक के अंदर कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि ये दोनों ही यानी कि HDFC कंपनी और HDFC बैंक ये दोनों ही मुंबई के अंदर बेस्ड हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा दर्शन परियोजना के तहत गुजरात के किस जिले के अंदर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है? सीमा दर्शन परियोजना क्या है? तो इसका मेन मकसद है कि भारत के अंदर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही सीमा दर्शन परियोजना शुरू की गई थी और इसी के अंतर्गत हाल ही में गुजरात के नादाबेट में, नादाबेट आपको पता है बनासकांठा जिले में है, तो यहीं पर एक व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। यानी कि नादाबेट में जाकर लोग बॉर्डर पर किस तरीके से BSF के कर्मियों का जीवन होता है उस सब के बारे में जान सकते हैं। तो ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? बनासकांठा जिले में नादाबेट में। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हाल ही में नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। इस इंडेक्स में जिस राज्य ने टॉप किया है ये है गुजरात। यहाँ पर आप देखिए ये जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है इसका राउंड 1 नीति आयोग ने जारी किया। इसमें टोटल 3 कैटेगरी बनाई गई है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरी। बड़े राज्यों में नंबर 1 पर है गुजरात, छोटे राज्यों में नंबर 1 पर है गोवा और यूनियन टेरिटरीज के अंदर नंबर 1 पर है चंडीगढ़। तो इतना आपको इस इंडेक्स के बारे में याद रखना है। वैसे आपको बता दूं कि साल 2022 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर वैश्विक स्तर पर, उन सभी पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक मनाया जाने वाला विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो होता है, नाम से यह स्पष्ट है कि टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। इसको जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। इस बार का क्या विषय है? इस बार का विषय रखा गया है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। पेरिस पुस्तक मेला 2022 में किस कंट्री को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया था? नाम से यह स्पष्ट है कि जो पेरिस बुक फेयर होता है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट सन 2018 में ही हो गई थी कि 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भारत को शामिल किया जाएगा। तो इस बार पेरिस बुक फेयर का गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है अपना भारत। विक्टर ओर्बन ने इनमें से किस यूरोपीय देश में हुए संसदीय चुनाव के अंदर लगातार चौथी बार जीत हासिल की? तो विक्टर ओर्बन जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हंगरी के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ, एक बार फिर से संसदीय चुनाव हुए और इन्होंने लगातार चौथी बार यहाँ पर जीत हासिल की है। आपको बता दूं कि ये हंगरी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर मैं आपको अप्रैल 2022 के महीने की कुछ स्पेशल अपॉइंटमेंट्स बताऊंगा। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये पहले से ही यही थे, एक बार इनको फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति तो अभी तक थे इमैनुअल मैक्रोन, हाल ही में चुनाव हुए यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं इमैनुअल मैक्रोन। सर्बिया के राष्ट्रपति एक बार फिर से चुन लिए गए हैं अलेक्जेंडर वुसिक। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो एक बार फिर से इनको भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। DCB बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है इसके MD और CEO के रूप में एक बार फिर से चुन लिया गया है मुरली M नटराजन को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके अध्यक्ष एक बार फिर से बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, इसके अध्यक्ष बन गए हैं एक बार फिर से विजय शांपला। तो ये तो आपको पहले से ही याद होंगे, अगर नहीं भी याद है तो इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनको हाल ही में एक बार फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। इनमें से किस कंट्री ने आयरन बीम लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इजराइल। तो दोस्तों हाल ही में इजराइल ने ऊर्जा आधारित रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है जिसका नाम दिया गया है आयरन बीम।
तो इसमें से लेजर किरणें निकलती हैं और उसी से कोई भी हवाई टारगेट जो है उसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021 में शामिल किया गया? तो विजडन नाम की जो संस्था है ये हर साल एक बुक निकालती है जिसको बोलते हैं विजडन अल्मनेक। इसको क्रिकेट का बाइबल भी बोला जाता है। 2022 के इसके एडिशन के बारे में आपको 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। पहला, साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसको चुना गया है? तो उनका नाम है जो रूट, जो कि हैं इंग्लैंड के। साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में किसको चुना गया है? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली। और जो विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का हर साल चुनाव किया जाता है, यानी कि साल के 5 सबसे बेस्ट क्रिकेटर, उनमें भारत के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। एक तो हैं जसप्रीत बुमराह और दूसरे हैं रोहित शर्मा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021 में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो 2 लोग हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त तो दोनों। भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं अजय कुमार सूद, और इन्होंने स्थान लिया है के विजय राघवन का। इनमें से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना जो है इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो लोन इनको प्रोवाइड किया जाएगा, इसके ऊपर 3% की ब्याज सब्सिडी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले जो फर्स्ट प्लेयर बने हैं, इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। और ये किस टीम के लिए खेलते हैं? ये राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेलते हैं। हाल ही में T20 के अंदर 2 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स बने हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि रोहित शर्मा जो है ये T20 क्रिकेट के अंदर 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो इससे पहले तक भारत के अंदर T20 क्रिकेट में सिर्फ एक ही बैट्समैन ने 10,000 रन कंप्लीट किए थे, और वो थे विराट कोहली। और अब दूसरे व्यक्ति बन गए हैं रोहित शर्मा। वहीं केएल राहुल ये T20 क्रिकेट के अंदर 6 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। आपको पता होगा T20 के अंदर भारत में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं रोहित शर्मा ने, टोटल 6 शतक। तो अब इनकी बराबरी कर ली है केएल राहुल ने। इनमें से किस टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में सीनियर लेवल की पुरुषों की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये जो चैंपियनशिप हुई है इसको जीता है हरियाणा की टीम ने, और हरियाणा ने फाइनल में हराया तमिलनाडु की टीम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैंपियन बनी है हरियाणा की टीम। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्थानीय कारीगरों व उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अवसर योजना शुरू की है? तो अवसर योजना क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। यानी कि किसी भी क्षेत्र में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एयरपोर्ट्स को एक वेन्यू के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि भारत के अंदर जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा संचालित जितने भी भारत के अंदर एयरपोर्ट्स हैं, हर एक एयरपोर्ट पर इस तरीके से वहाँ के स्थानीय लोगों को अपना स्टॉल लगाने के लिए स्पेस दिया जाएगा। तो यही है अवसर योजना, जिसकी शुरुआत की है भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने इनमें से किस अभिनेता को 10 वर्षों के लिए ऑस्कर पुरस्कारों में भाग लेने पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ये हाल ही में काफी चर्चा में रहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विल स्मिथ। विल स्मिथ वही अमेरिकी अभिनेता हैं जिनको इस साल ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। लेकिन ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान इन्होंने कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था, जिसके चलते इनको ऑस्कर पुरस्कार देने वाली जो संस्था है यानी कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, इसने इनको ऑस्कर पुरस्कारों में 10 सालों के लिए भाग लेने पर रोक लगा दी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2 अप्रैल को भारत और किस देश के बीच इंड-ऑस ECTA समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इंड-ऑस ETCA समझौता क्या है?
तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक भागीदारी व्यापार समझौता। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही आपको बता दूं कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये पिछले एक दशक में किसी भी विकसित देश के साथ में भारत का पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 2 अप्रैल को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसी दौरान ये समझौता हुआ। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो फोर्ब्स पत्रिका ने अपनी वार्षिक जो सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची होती है उसको हाल ही में जारी किया है। इसके अनुसार दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये हैं एलोन मस्क, जिन्होंने हाल ही में ट्विटर कंपनी को खरीद लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनमें नंबर 1 पर हैं एलोन मस्क, दूसरे स्थान पर है जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। भारत में अगर हम टॉप अमीर व्यक्तियों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं मुकेश अंबानी, जिनकी ग्लोबल रैंक है 10th। इसके बाद आते हैं गौतम अडानी, जिनकी रैंक है 11। साथ ही आपको सावित्री जिंदल के बारे में भी याद रखना है, इनकी रैंक है 91 और ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो जो हैं ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और हाल ही में इन्होंने आईपीएल के अंदर 171वां विकेट लिया और इसी के साथ ये आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्ड था लसिथ मलिंगा के नाम पर, जिन्होंने 170 विकेट लिए थे। वर्ष 2021 के लिए निम्न में से किसे चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड होता है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार होता है। यह हर साल टोटल 5 कैटेगरी में दिया जाता है। इनमें से जो आपको ध्यान रखना है यह है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी। तो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इसमें सर डेविड एटनबरो को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सर डेविड एटनबरो हैं ये है ब्रिटेन के और ये एक मशहूर पर्यावरणविद हैं, साथ ही एक मशहूर लेखक भी हैं। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से कौन से स्थान पर बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया? सबसे पहले आपको बता दूं कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी 18 से लेकर के 20 अप्रैल तक गुजरात की यात्रा पर गए थे। यहाँ पर इन्होंने कई सारे शहरों का दौरा किया, उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो बनासकांठा जिले में गए, यहाँ पर इन्होंने दियोदर में बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। बनास डेयरी जो है ये बनासकांठा जिले में है, तो यहाँ पर दियोदर के अंदर इसका एक नया प्लांट बनाया गया है, उसी का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वो था जामनगर जिले में WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जामनगर के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि गांधीनगर में, जो कि यहाँ की कैपिटल है, वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बनासकांठा गुजरात। बनासकांठा जिले के दियोदर में ये बनास डेयरी का जो नया प्लांट बनाया गया है, इसके अंदर हर दिन 30 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जा सकता है। किस राज्य की सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी क्षीर समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की? तो जो दुग्ध उत्पादक हैं यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए, स्पेशली उन्हीं के लिए पहली बार कोई बैंक स्थापित की गई है, जिसका नाम है नंदिनी क्षीर समृद्धि सहकारी बैंक, और यह स्थापित की गई है भारत के कर्नाटक राज्य में। 16 से लेकर के 27 अप्रैल तक 40वें हुनर हाट का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया? जो हुनर हाट कार्यक्रम होता है इसका आयोजन भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो अभी जो 40वां हुनर हाट कार्यक्रम आयोजित किया गया ये हुआ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन किया था भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर ने। इनमें से कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप होता है, पिछला इसका संस्करण हुआ था सन 2018 में, वो खेला गया था लंदन में। अब 2023 में जो नेक्स्ट एडिशन होने वाला है ये खेला जाएगा भारत के अंदर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर
टोटल 16 कंट्रीज की 22 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सिंपली आपको बताना है कि हेल्थ केयर सेक्टर में यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि साइरस पूनावाला। तो भारत के जो साइरस पूनावाला हैं ये विश्व के सबसे अमीर हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपको पता होगा इन्होंने ही भारत के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी स्थापना की थी, जो कि आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी बन चुकी है। तो ये दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाल्गुनी शाह ने अपने किस एल्बम के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार 2022 जीता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और 2022 के लिए ये हाल ही में अनाउंस किया गया है अप्रैल महीने में। तो इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस बार जो 64वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है इसके बारे में आपको सिर्फ 6 कैटेगरी में विजेताओं के नाम याद रखने हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है सॉन्ग ऑफ द ईयर, यानी कि साल का सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन सा रहा, तो इसका नाम है लीव द डोर ओपन। और इसी सॉन्ग को आप देख सकते हैं, इसी सॉन्ग को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। फिर इसके बाद एल्बम ऑफ द ईयर, यानी कि साल का सबसे बेस्ट एल्बम कौन सा रहा, तो इसका नाम है वी आर, जिसको प्रोड्यूस किया था जॉन बैटिस्ट ने, जो कि हैं अमेरिका के। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये तो ग्रैमी पुरस्कार के अंदर सबसे मेन अवार्ड्स होते हैं, तो इसको तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस ये अवार्ड दिया गया मोहब्बत नाम के गाने को, जिसको बनाया है आरुज आफ्ताब ने, जो कि है पाकिस्तान की। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आरुज आफ्ताब हैं ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पाकिस्तान की पहली कलाकार हैं, तो इसीलिए इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आरुज आफ्ताब ने मोहब्बत नाम के अपने गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का अवार्ड जीता है। फिर अगर हम भारतीयों की बात करें तो इस बार के ग्रैमी पुरस्कार में 2 भारतीयों को भी ये अवार्ड मिला है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है फाल्गुनी शाह, इन्होंने अपने एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम का पुरस्कार जीता है। फिर इसके बाद आखिर में है बेस्ट न्यू एज एल्बम की कैटेगरी, तो इसमें विजेता जो एल्बम है इसका नाम है डिवाइन टाइड्स। इसको 2 लोगों ने मिलकर तैयार किया है, स्टीवर्ट कोपलैंड जो कि अमेरिका के हैं और भारत के रिकी केस ने। तो यहाँ पर 2 भारतीयों को भी इस बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो अब हम क्वेश्चन पर लौटते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि फाल्गुनी शाह ने किस एल्बम के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार 2022 जीता है? तो फाल्गुनी शाह जो कि न्यूयॉर्क में स्थित भारत की एक सिंगर हैं, इन्होंने अपने एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस बार के ग्रैमी पुरस्कारों के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 से लेकर के 24 अप्रैल तक भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हाल ही में 8 दिनों के लिए भारत की यात्रा पर आए थे। और ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? ये है मॉरिशस के मौजूदा प्रधानमंत्री। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और यहाँ की करेंसी है मॉरिशियस रूपी। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 का विषय क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस सबसे पहले आपको याद रखना है कि हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का जो इसका विषय है ये है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मैं आपको इसी के साथ बताऊंगा कि अप्रैल 2022 के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस, यानी कि ओडिशा दिवस। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1936 को, इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद 2 अप्रैल को होता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है जिससे बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है, तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसका इस बार विषय है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। फिर इसके बाद 5 अप्रैल को मनाया गया भारत के अंदर राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, जिसका इस बार विषय रखा गया है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका विषय है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ।
इसके बाद 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है जिसकी शुरुआत हुई थी जर्मनी में। तो इसके लिए जो डे होता है ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसका विषय है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। अब और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद 12 अप्रैल को मनाया गया है मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को जो सोवियत संघ के यूरी गागरिन थे उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। फिर इसके बाद 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। लियोनार्डो दा विंची जो कि एक मशहूर कलाकार थे उनका जन्मदिन होता है 15 अप्रैल को, तो ये वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद 17 अप्रैल ये दिन होता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है तो इसके लिए डे होता है 17 अप्रैल को। फिर इसके बाद 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस यानी कि विश्व विरासत दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस बार का इसका विषय है हेरिटेज एंड क्लाइमेट यानी कि धरोहर और जलवायु, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस भारत के अंदर। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका इस बार विषय है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल को हर साल भारत के अंदर मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे। इस बार इसका जो समारोह था वो जम्मू कश्मीर के अंदर सांबा जिले में पल्ली ग्राम पंचायत के अंदर आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर इसके बाद 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया जो है ये मादा एनाफिलिस मच्छर से होता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि भारत से मलेरिया को समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो है 2030 तक के लिए। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसकी थीम भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर, जो कि बहुत ही कम चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जाए। 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे। फिर इसके बाद 30 अप्रैल को भारत में होता है आयुष्मान भारत दिवस यानी कि आयुष्मान भारत दिवस। तो इस महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे ये मैंने आपको बता दिए हैं, तो इन सभी को आपको एक जगह नोट करके याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपके सामने है, अदालत के आदेशों की ई प्रतियों को तेजी से प्रसारित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको पुलिस प्रशासन तक तेज गति से और सुरक्षित तरीके से भेजा जा सके, इसके लिए हाल ही में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है फास्टर, और फास्टर का फुल फॉर्म भी है, आप देख सकते हैं वही जो मैंने आपको बताया जो इसका काम है, यानी कि फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। और याद रखिएगा इसको लॉन्च किया है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि एनवी रमन्ना, उन्होंने। 4 से लेकर के 13 जून तक खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो ये 2021 में ही होना था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते अब जून महीने के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। ये इसका चौथा संस्करण होगा और ये खेला जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने जिलों के अंदर आज़ादी से अंत्योदय अभियान शुरू किया है। गिरिराज सिंह कौन है? ये भारत के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में भारत के टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज़ादी से अंत्योदय नाम का एक अभियान शुरू किया है। ये अभियान टोटल 90 दिनों तक चलाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डेज इंटर मिनिस्ट्रियल कैंपेन है आज़ादी से अंत्योदय। क्योंकि जो अंत्योदय शब्द है इसका मतलब होता है समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर उठाना। तो ये जो आज़ादी से अंत्योदय नाम का अभियान शुरू किया गया है इसका मकसद भी यही है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जिन 75 जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है, इन 75 जिलों के समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनको केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सीधे लाभ दिया जाएगा। तो याद रखिए इसको शुरू किया है गिरिराज सिंह ने। 25 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर 7वें रायसीना डायलॉग का आयोजन किया। जो रायसीना डायलॉग होता है ये हर साल नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाता है। तो इस बार इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। सो आंसर होगा नई दिल्ली। रायसीना डायलॉग के अंदर
कई सारे वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसमें दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस बार जो इसका 7th एडिशन हुआ है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। इसमें आपको 2-3 बातें और याद रखनी है, जैसे कि इसमें जो मुख्य अतिथि था यानी कि चीफ गेस्ट ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, जो कि आज के समय जो यूरोपीय संघ है उसकी अध्यक्ष हैं। इसका उद्घाटन किया था भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने और उर्सुला वॉन डेर लेन ने। इसकी थीम रखी गई है टेरा नोवा, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड। तो ये सारी बातें आपको इस बार के रायसीना डायलॉग के बारे में ध्यान रखनी है। अनुराग ठाकुर जो कि भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, साथ ही भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। तो इन्होंने हाल ही में किस OTT प्लेटफॉर्म के सहयोग से आज़ादी की अमृत कहानियां नामक एक लघु वीडियो संग्रह जारी किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नेटफ्लिक्स इंडिया। तो नेटफ्लिक्स इंडिया के सहयोग से भारत का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है इसने एक हाल ही में कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है आज़ादी की अमृत कहानियां। ये बेसिकली कुछ शॉर्ट वीडियोस का कंपाइलेशन है जो कि भारत की 7 महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां हैं। तो इसी पर एक शॉर्ट वीडियो कंपाइलेशन लॉन्च किया गया है नेटफ्लिक्स इंडिया और भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन यानी कि अमृत समागम किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? भारत के पर्यटन मंत्रियों और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन जो है ये तो हर साल होता है, लेकिन इस बार खास ये था क्योंकि इसको एक विशेष नाम दिया गया था अमृत समागम। और इस अमृत समागम सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो अगर आपसे पूछें इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। इसमें भारत के सभी राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों ने हिस्सा लिया, साथ ही भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, जिनका नाम है जी किशन रेड्डी। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एंड हुआ ये टूर्नामेंट ये अप्रैल महीने में समाप्त हुआ। 4 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया था। इसको होस्ट किया था न्यूजीलैंड की टीम ने। यहाँ पर न्यूजीलैंड के टोटल 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया। इसमें टोटल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था जिसमें भारत भी शामिल था, लेकिन भारत सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैंपियन बना है ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने 5वीं बार ये खिताब जीता है, और रनर अप रहा यानी कि जो सेकेंड प्लेस पर आया ये था इंग्लैंड। सबसे ज़्यादा रन इसमें लिए हैं एलिसा हीली ने जो कि है ऑस्ट्रेलिया की, और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं सोफी एक्लेस्टोन ने जो कि है इंग्लैंड की। तो ये जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस बार के ICC वुमेन्स क्रिकेट विश्व कप के बारे में ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि इसका खिताब किसने जीता है, तो इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को लॉन्च करने वाला देश का पहला शहर बन गया है आगरा। आगरा के अंदर यहाँ पर 240 ऐसे घर हैं जो कि सड़क से काफ़ी नीचे हैं, तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है सीवर का वो काम नहीं कर पाएगा। इसी के लिए नीदरलैंड की एक कंपनी की हेल्प से यहाँ पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को लॉन्च किया गया है। वर्ष 2021 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो BBC के द्वारा जो भारतीय खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलता है ये साल 2021 के अनाउंस हो चुके हैं। BBC के अनुसार साल 2021 की जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी इनका नाम है मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर भारत को पहला मेडल दिलाया था जो कि था सिल्वर मेडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये मेन अवार्ड जो इसमें होता है ये दिया गया है मीराबाई चानू को जो कि एक भारोत्तोलक खिलाड़ी है। BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये शेफाली वर्मा को दिया गया है जो कि एक क्रिकेटर है। और BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को, ये भी एक भारोत्तोलक खिलाड़ी है। आपको पता होगा ये ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला है। तो ये 3 अवार्ड्स इस बार के BCC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के बारे में ध्यान रखने। भारत के किस प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षणवादी ने प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड 2022 को जीता है? तो ब्रिटेन के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है विटली फंड फॉर नेचर। तो ये जो संस्था है ये प्रकृति के संरक्षण के लिए हर साल ये अवार्ड देती है जिसको बोलते हैं विटली गोल्ड अवार्ड।
इस बार ये टोटल 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक भारत के भी व्यक्ति हैं जिनका नाम है चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा ने भारत के अंदर जो हिम तेंदुए हैं उनको बचाने में काफी योगदान दिया है, इसी के चलते इनको विटली अवार्ड दिया गया है। निम्न में से किस देश के अंदर कोरोना वायरस के XE वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था? तो कोरोना वायरस का हाल ही में एक नया वेरिएंट देखा गया जिसका नाम है XE वेरिएंट, और ये सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया था यूनाइटेड किंगडम के अंदर जनवरी 2022 में। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में ये सबसे पहली बार कौन से राज्य में आया, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये पहली बार रिपोर्ट किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये किताब किसने लिखी है? तो बिरसा मुंडा जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, इनके बारे में आपको पता होगा, ये भारत के एक आदिवासी नेता थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे जनजातीय आंदोलनों को लीड किया था। तो इन्हीं के ऊपर हाल ही में एक बुक लिखी गई है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। इस बुक को लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, और इसको लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अब मैं आपको बताऊंगा साल 2022 के अप्रैल महीने के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स लॉन्च हुई हैं, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले है क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर नाम की जो बुक है ये रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर लिखी गई है और इसको लिखा है देविका रंगाचारी ने। फिर नेक्स्ट बुक है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। जाहिर है कि ये जो बुक है ये BR अम्बेडकर के जीवन पर लिखी गई है और इसको लिखा है राजेश तलवार ने। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI, ये बुक लिखी है भारत के पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि विनोद राय ने। इसके बाद नेक्स्ट बुक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, जो कि आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की कहानी है, इसको लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इस बुक को लिखा है श्री राम चौलिया ने। और फिर आखिरी बुक आपको ध्यान रखनी है द मैवरिक इफेक्ट इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रिवोल्यूशन। ये जो बुक है भारत के अंदर जो नेस्कॉम नाम की संस्था है, नेस्कॉम नाम की जो संस्था है यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, उसकी स्थापना कैसे हुई उसी की कहानी इसमें बताई गई है। तो इसको लिखा है हरीश मेहता ने। तो इस महीने की ये जो 6 सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखते हैं। 2 अप्रैल को भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था यात्री रेल सेवा शुरू हुई? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में एक यात्री रेल सेवा शुरू हुई है जो कि जयनगर से लेकर के कुर्था तक जाती है। जो जयनगर है ये भारत के बिहार राज्य में पड़ता है, जबकि जो कुर्था है ये है नेपाल के अंदर। तो इस तरीके से ये भारत से नेपाल जाती है ट्रेन, और इसको हाल ही में रवाना किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। क्योंकि हाल ही में आपको पता है नेपाल के PM जो है ये भारत की यात्रा पर आए थे। यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा नेपाल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि ये जो टोटल रूट की लंबाई है जयनगर से लेकर के कुर्था के बीच में, ये है 34.5 किलोमीटर, 34.5 किलोमीटर। भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया गया? तो देश की पहली कंप्लीटली डिजिटल बस सेवा जो है ये शुरू की गई है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। यहाँ पर जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ से लेकर के चर्च गेट तक का जो रूट है उसी पर इसको पहली बार रवाना किया गया। ये जो डिजिटल बस सेवा है ये इसलिए डिजिटल बस सेवा है क्योंकि इसमें जो टिकट लेना होता है उसको या तो आप स्मार्ट कार्ड के जरिए ले सकते हैं या फिर आप चलो नाम की एक एप्लीकेशन है उससे डिजिटल पेमेंट करके आप टिकट ले सकते हैं। तो ये देश की पहली डिजिटल बस सेवा है। भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इंडियन आर्मी के हाल ही में चीफ बदल गए हैं। अभी तक थे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है भारत के नए थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। और याद रखिएगा ये भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष बन गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जो इंडियन आर्मी है ये अपना स्थापना दिवस कौन से दिन मनाती है, यानी कि इंडियन आर्मी डे कौन से दिन मनाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। लॉरियस स्पोर्ट पुरस्कार 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड होते हैं ये खेल जगत में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है।
2022 के जो अवार्ड्स हैं ये हाल ही में अनाउंस कर दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि साल 2021 के जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी रहे यानी कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जिनको मिला ये हैं मैक्स वर्स्तापन। क्योंकि मैक्स वर्स्तापन जो कि एक फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, इन्होंने साल 2021 के अंदर पहली बार फार्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022 के बारे में जो आपको ध्यान रखना है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसमें आपको सिर्फ 2 कैटेगरी में विनर के नाम याद रखने हैं। साल के सबसे बेस्ट पुरुष खिलाड़ी कौन बने यानी कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, तो ये है मैक्स वर्स्तापन जो कि नीदरलैंड से हैं। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, तो इनका नाम है एलेन थॉम्सन हेरा जो कि जमैका की एक मशहूर धाविका हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 ये पुरस्कार जो है ये अर्नस्ट एंड यंग नाम की एक संस्था है ब्रिटेन में, उसी के द्वारा दिया जाता है। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर यानी कि साल के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का जो पुरस्कार है ये दिया गया है फाल्गुनी नायर को। फाल्गुनी नायर के बारे में आपको पता होगा, ये भारत के अंदर फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी नायका की संस्थापक और आज के समय ये CEO भी हैं। तो याद रखिएगा इन्हीं को मिला है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर शुरू हुआ? तो भारत का पहला 100% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये असम के जोरहाट में स्थापित किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस एकमात्र भारतीय पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है? तो हाल ही में मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप के अंदर भारत को वैसे तो 17 मेडल मिले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल मिला है और ये जीता है रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में। ये वही पहलवान हैं जिन्होंने पिछले ओलंपिक गेम्स के अंदर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था रेसलिंग के अंदर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 हुई है इसके बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका आयोजन किया गया है मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में, यहाँ पर आप इसके लोगो में भी देख सकते हैं। इसमें जो टॉप कंट्री रहा पदक तालिका में वो था जापान और भारत का स्थान था 5वां, क्योंकि भारत ने 1 गोल्ड 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज सहित टोटल 17 मेडल्स जीते हैं। भारत के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनमें सिर्फ एक ही नाम है, ये हैं रवि कुमार दहिया जिन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। और भारत के जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 5 लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? यानी कि भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एयरलाइन ने भारत का जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है गगन उसका यूज करके अपने विमान को लैंड करवाया है। तो ये कौन सी एयरलाइन है ये यहाँ पर देखकर आप समझ गए होंगे, ये है इंडिगो एयरलाइन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा इंडिगो एयरलाइंस। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत का जो गगन नेविगेशन सिस्टम है इसका फुल फॉर्म होता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। 1 से लेकर के 4 अप्रैल तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इनमें से किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं ये 1 से लेकर के 4 अप्रैल तक जिस कंट्री की यात्रा पर गए थे ये एक मध्य एशिया का देश है तुर्कमेनिस्तान। और ये तुर्कमेनिस्तान जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारत ने किस स्थान पर एक साथ 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा भोजपुर बिहार। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, क्योंकि पाकिस्तान ने एक साथ 57,000 अपने नेशनल फ्लैग को फहराया था। जबकि हाल ही में क्या हुआ, बिहार के भोजपुर में एक जगह है जगदीशपुर, यहाँ पर वीर कुंवर सिंह विजय महोत्सव का आयोजन किया गया था और उसी महोत्सव के दौरान भारत के 78,220 लोगों ने एक साथ देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे को फहराया और इस तरीके से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। RPF यानी कि रेलवे प्रोडक्शन फोर्स ने मार्च 2022 में किस ऑपरेशन के तहत रेलवे टिकट दलालों के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान चलाया? तो रेल टिकट के जो दलाल होते हैं उनको पकड़ने के लिए हाल ही में RPF ने पूरे महीने में एक अभियान चलाया था, यानी कि मार्च महीने में। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन उपलब्ध। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देश में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा जागरूकता शुभंकर लॉन्च किया गया है?
तो लोगों को प्रकृति के संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए हाल ही में एक अवेयरनेस मैस्कट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रकृति। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसको लॉन्च किया था भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं यानी कि भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1064 नाम से एक एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च की? 1064 जो एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने राज्य के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के मकसद से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन पर क्या होगा, जो यहाँ के नागरिक हैं वो कहीं भी अगर करप्शन होता देखते हैं तो वो इस एप्लीकेशन के जरिए उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसी महीने के अंदर दो अन्य इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि एक है जन निगरानी ऐप। ये जो जन निगरानी ऐप है इसको जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद है कि जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उनके खिलाफ नागरिकों की शिकायत को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना। यानी कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी शिकायत है तो जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं वो इस एप्लीकेशन के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है कावल उथवी, जिसको तमिलनाडु की पुलिस ने लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद है कि किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता प्रदान करने में नागरिकों की हेल्प करना। यानी कि जो तमिलनाडु के नागरिक हैं वो अगर किसी भी आपात परिस्थिति में हैं तो उनको जल्द से जल्द पुलिस सहायता मिल सके, इसी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, जिसका नाम है कावल उथवी। तो ये जो 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताए इन सभी के नाम याद रखने हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चर्चित उपन्यास क्वीन ऑफ फायर इसको किसने लिखा है? तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जो क्वीन ऑफ फायर नाम की बुक है ये रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी गई है। इसको लिखा है देविका रंगाचारी ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, इसका 9वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो संयुक्त बलों का अभ्यास होता है यानी कि स्पेशल फोर्सेस का जो अभ्यास होता है उसका नाम है खंजर। इसका हाल ही में 9वां संस्करण आयोजित किया गया और यह हुआ हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर के अंदर स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जब वो जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की। इस पहल का नाम है अमृत सरोवर पहल। इस पहल के जरिए भारत के हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित किए जाएंगे। तो ये अमृत सरोवर क्या है? तो बेसिकली आपको पता होगा गाँव के अंदर तालाब होते हैं, तो उन तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा और जहाँ पर तालाब नहीं है तो वहाँ पर नए तालाबों का निर्माण भी किया जाएगा। तो इस तरीके से हर एक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं अमृत सरोवर पहल के तहत। और ये लक्ष्य रखा गया है 15 अगस्त 2023 तक के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर जब भारत का इंडिपेंडेंस डे होगा तो भारत के हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर होंगे। और इसी के तहत जो पहला अमृत सरोवर हाल ही में बना है ये है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जो पटवाई ग्राम पंचायत है यहीं पर देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल 2022-23 के लिए नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? नेस्कॉम जिसका मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन के रूप में हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है कृष्णन रामानुजम को। कृष्णन रामानुजम। बोरिस जॉनसन जो कि 21 से लेकर के 22 अप्रैल तक यानी कि 2 दिनों के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो बोरिस जॉनसन जो कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये इनकी पहली भारत यात्रा है, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा ब्रिटेन। जो बोरिस जॉनसन हैं ये ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं और इनकी इस यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच में टोटल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। शिपरी की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस कंट्री ने अपनी मिलिट्री के ऊपर 2021 में कितना खर्च किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा खर्च किया है अमेरिका ने $801 अरब,
हालांकि यहाँ पर 1.4% की कमी आई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा चाइना और तीसरे नंबर पर जो कंट्री है ये है अपना भारत। यानी कि सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। यहाँ पर भारत ने 76.6 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं 2021 में और 0.9% की वृद्धि हुई है। और जिस वीडियो के बारे में आपको बता रहा था, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस 2022 की वीडियो, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अपलोड कर दिया गया है और आप इसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इनमें से किस टीम के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो कीरोन पोलार्ड जो है ये वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलते हैं। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो यहाँ पर आंसर होगा वेस्ट इंडीज। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मियामी ओपन होता है ये टेनिस का एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है ईगा स्वियातेक ने। ईगा स्वियातेक जो है ये पोलैंड की मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। इनके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये आज के समय दुनिया की सबसे महान महिला टेनिस खिलाड़ी बन चुकी हैं। क्योंकि इससे पहले जो थी यानी कि एस्टे बार्टी, अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो मियामी ओपन के अंदर अगर आपसे वुमेन्स सिंगल्स पूछा जाए तो इसको जीता है ईगा स्वियातेक ने। लेकिन अगर यहीं पर आपसे मेंस सिंगल्स के बारे में पूछा जाए तो इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और ये कहाँ के हैं? ये हैं स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी। निम्न में से किस स्थान पर पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा मणिपुर के मोइरंग में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मणिपुर के मोइरंग में ये जो फ्लैग फहराया जाएगा इसकी हाइट होगी 165 फीट। भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो G20 के अंदर जिनमें से एक तो है यूरोपियन यूनियन और बाकी 19 अलग अलग कंट्रीज हैं जिसमें भारत भी शामिल है। तो 2023 में ये वो साल होगा जब भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा। तो 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता को देखते हुए हाल ही में G20 के प्रमुख समन्वयक के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि इससे पहले तक भारत के विदेश सचिव थे, ये अब इंडियाज चीफ G20 कोऑर्डिनेटर के रूप में अपॉइंट कर दिए गए हैं। 12 अप्रैल को मेड इन इंडिया के तहत HAL डोर्नियर DO 228 विमान की पहली उड़ान किन दो शहरों के बीच रवाना हुई? डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो है इसको अभी तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पहली बार इसको नागरिक संचालन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। और जो इसकी पहली फ्लाइट रवाना हुई ये डिब्रूगढ़ से लेकर के पासीघाट के बीच में रवाना हुई। डिब्रूगढ़ है असम में और पासीघाट है अरुणाचल प्रदेश में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस एयरलाइंस ने इसको संचालित किया इस फ्लाइट को उसका नाम है अलायंस एयर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया? तो 16 अप्रैल को हनुमान जयंती थी और इसी के अवसर पर 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया गुजरात के मोरबी में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हनुमान जी चार धाम परियोजना है जिसके अंतर्गत भारत के चारों दिशाओं में एक एक हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, तो उसी के अंतर्गत मोरबी गुजरात के अंदर 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 11 और 12 अप्रैल को DRDO ने हेलिना मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। आपको बताना है कि ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो हेलिना मिसाइल जो है ये नाग मिसाइल का ही हेलीकॉप्टर वर्जन है जिसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है और ये किसी भी टैंक को तबाह कर सकती है। तो ये एक तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में DRDO ने राजस्थान के पोखरण रेंज में इसके 2 सफल परीक्षण किए। वर्ष 2022 के लिए इनमें से किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि ग्वादलहारा। ग्वादलहारा जो है ये मैक्सिको के अंदर स्थित है, तो इसी को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो पर आधारित 3 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किसने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को $44 अरब में खरीद लिया है? दूसरा सवाल है,
पेरिस पुस्तक मेला 2022 में इनमें से कौन सा कंट्री गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुआ था? और तीसरा सवाल है, लॉरियस स्पोर्ट पुरस्कार 2022 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, इनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे अप्रैल महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो अगर आपका आने वाले समय में कोई भी एग्जाम है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज करके जाएं, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर पाएं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।